नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं भविष्य के सभी इंजीनियर साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान अध्याय 2 जो आपका है द्रव्य। तो दोस्तों, हम सबका लक्ष्य है अब की बार सबके सपने हों साकार। प्रिय मित्रों, एक्सीलेंट गुरुकुल पर आपको निशुल्क वीडियो एवं पीडीएफ नोट मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों, अपने सहपाठियों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अध्याय 2 आपका है द्रव्य, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो मेरे दोस्त, इंट्रोडक्शन में जो आपका है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी ये संसार, ये दुनिया, ये दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है। पहला अवयव है आपका द्रव्य और दूसरा है मेरे भाई ऊर्जा। ऊर्जा, ये द्रव्य और ऊर्जा, इन दोनों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड संसार बना हुआ है। वे सभी वस्तुएं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य क्या है मेरे दोस्त? वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों यानी जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हैं, इनके द्वारा करते हैं, वो द्रव्य कहलाते हैं। मेरे दोस्त, आप साधारण भाषा में कह सकते हो कि वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। अब देखो मेरे दोस्त, द्रव्य, भार तथा द्रव्यमान, तो इसमें भार और द्रव्यमान है क्या? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसको समझते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरे दोस्त, मान लीजिए कोई वस्तु नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जिस बल से वो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपका वस्तु है, और ये पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रहा है, तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। और इसका जो मान होता है यानी वैल्यू होती है, वो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। तो मेरे दोस्त, भार यानी भार को हम कहते हैं W बराबर यम जी। आपका W बराबर यम जी, जहां ये जो W है ये आपका भार है, यम जो है ये द्रव्यमान है, और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान क्या है। तो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। मेरे दोस्त, किसी भी वस्तु में जो विद्यमान यानी जो उपस्थित है द्रव्य का संपूर्ण परिमाण है, उसी को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को हम कहते हैं साहंत या मात्रा भी कहते हैं, कि किसी वस्तु की मात्रा कितनी है। इसका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। इसकी इकाई किलोग्राम है। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान का मान सभी स्थानों पर निश्चित ही रहता है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु है वो 10 किलो की है, तो इसको आप कहीं भी लेके जाएंगे तो ये 10 ही किलो की रहेगी ना।
तो वही कहने का तात्पर्य यही है कि जो द्रव्यमान है उसका मान निश्चित रहता है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको W बराबर जो अभी हमने आपको बताया कि W बराबर यम जी, जहां ये यम जो आपका है, यम है आपका द्रव्यमान, जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण और W है आपका भार। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को शेयर भी कर देना, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए अब हम बात करते हैं एनर्जी की, यानी ऊर्जा की। दोस्तों अब हमारा आ जाता है एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा हम लोग परिभाषा जैसा कि जानते हैं कि किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार, यानी इसमें ना तो कोई भार होता है और ना ही आकार। यद्यपि यानी ऊर्जा का प्रभाव का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम महसूस करते हैं, जैसे जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा हम इनका अनुभव करते हैं। जैसे आप प्रकाश है तो आप प्रकाश का तो कोई ना तो इसका तो कोई भार है नहीं, आकार तो है नहीं कि आप देख पाएंगे, तो इसका आप अनुभव करोगे। आप धूप का अनुभव करोगे, आप प्रकाश को अपने आँखों से देखोगे, यानी आँखों से अनुभव करोगे। इसी प्रकार आपका उष्मा है, ठंडे या गर्म का आप अपने त्वचा के द्वारा अनुभव करोगे। विद्युत, ध्वनि आदि सभी ऊर्जाओं के ही विभिन्न रूप हैं। अब मेरे दोस्त आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण जो आता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है, आइए हम लोग देखते हैं। जो आपके थे आइंस्टीन साहब, उनके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है, यदि कोई द्रव्य नष्ट हो जाए तो उसी के समतुल्य यानी उसी के इक्विवेलेंट यानी उसी के बराबर ऊर्जा निमुक्त होती है, यानी रिलीज होती है। अतः द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध दिखाने के लिए आइंस्टीन ने निम्नलिखित अपना एक समीकरण दिया। क्या समीकरण बताया उन्होंने बताया E बराबर mc स्क्वायर। अब E आपका क्या है, तो E उत्पन्न उष्मा की मात्रा है। यम जो है, यम वो द्रव्यमान है जो नष्ट हुआ, जो वस्तु नष्ट हो गई उसका द्रव्यमान है यम, और सी आपका प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे मेरे दोस्त द्रव्य की अवस्थाएं आ जाती हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो तीन ही हैं। तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। अब द्रव्य का वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, वो ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे आपका लोहा है, तो लोहे का जो आपका आकार है, यानी मान लीजिए कुछ भी आप लोहे की वस्तुएं देखेंगे तो उसका एक आकार है, उसका क्या है, एक आकार है, तथा उसमें आयतन भी है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे कि ये वस्तुएं ठोस वस्तुएं हैं।
ऐसे आपका लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ, बर्फ हुआ, गंधक हुआ, वो यानी कहने का मतलब है कि वो सारी वस्तुएं जिसमें भार हो और जिसका आयतन हो, ये दोनों निश्चित हों, वो हमारी ठोस वस्तुएं कहलाती हैं। वो ठोस अवस्था कहलाता है, और वो जो अवस्था है वो ठोस अवस्था कहलाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरी, यानी द्रव्य अवस्था की। तो द्रव्य अवस्था वो अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, वो द्रव्य अवस्था कहलाती है। इसमें जैसे आपका जल आता है, तो जल का आयतन तो निश्चित है। मान लीजिए आपने 1 लीटर जल लिया, तो इसका जो आयतन है वो तो आपको पता ही ना कि आपका 1 लीटर है, लेकिन जो आकार है वो जिस वस्तु में आप रखोगे उसी का स्थान ग्रहण कर लेगी, यानी जो आप इसका आकार है वो अनिश्चित है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ठोस अवस्था। इस अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। इसमें आता आपका जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि। अब हम लोग आ जाते हैं गैस अवस्था पर। तो गैस अवस्था आपका क्या है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते, यानी अनिश्चित होते हैं, वो आपका गैस अवस्था कहलाती है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे आपका हुआ वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितनी गैसें हैं वो सब गैस अवस्था, तो उनकी जो अवस्था है वही गैसीय अवस्था कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है। अगला है दोस्त चूकी। चूकी जो आपका द्रव है तथा गैस, द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है, अतः इन्हें तरल पदार्थ भी कहा जाता है। इसको आप नोट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव और गैसों में बहने का गुण होता है, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, इसे कहा जाता है तरल पदार्थ। इसे तरल पदार्थ कहा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। जो जल है मेरे दोस्त, ये विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। अब सामान्य ताप पर, यानी जो आपका समान ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है, जैसा हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर या ठोस के रूप में पाया जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या गैस रूप में पाया जाता है। तो जो द्रव है वो सभी अवस्थाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। अगला एक अवस्था और आ गई आपका, इसे द्रव की चौथी अवस्था कहते हैं, यानी इसको कहते हैं हम प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, इसे द्रव की चौथी अवस्था कहते हैं। अब यह सर्वविदित है कि ठोस, द्रव व गैस सभी विद्युतीय रूप में उदासीन रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पदार्थ का अधिकांश जो भाग है वो आयतन अवस्था में पाया जाता है, और यही आयनीकृत अवस्था जो है वो आपका प्लाज्मा कहलाती है। अब प्लाज्मा को जो आपका उपयोग है, प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जो आप इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ देख रहे हैं, इसमें यूज होने के कारण इसकी जो मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब इसका उपयोग किया जाता है उष्मा नाभिकीय शक्ति और विद्युत शक्ति के लिए हो सकता है।
अब प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे में चमक होती है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आज आ सकता है कि किसके कारण सूर्य और तारे में चमक होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारे में चमक होती है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि भौतिकी, इसमें क्या है, भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है वो कहलाती है मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी। जैसे आपका होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों इसी के साथ साथ आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये देनी है कि जिन साथियों को पीडीएफ नोट, जिन साथियों को चाहिए हमारे वीडियो के पीडीएफ नोट, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वो सभी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक। और दोस्तों हम आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।